नमस्कार, खरी बात आदित्य के साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। खरी बात में आज हमारे साथ हैं सुशील आनंद शुक्ला जी, चेयरमैन हैं मीडिया पीसीसी के, और हम पत्रकारों से बहुत पुराना रिश्ता रहा है इनका। मैं बहुत स्वागत करता हूं सुशील आनंद जी का। नमस्कार सर। जी नमस्कार आदित्य जी। जोगी जी के साथ राजनीति की शुरुआत हुई थी ऐसा कहते हैं सब, इसलिए क्या बाकी जो बड़े नेता वो बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते सुशील आनंद जी के ऊपर, ऐसा लगता है? देखिए, ऐसा है कि निश्चित तौर पे जब राज्य बना तो हम युवक कांग्रेस NSUI के पदाधिकारी थे मध्य प्रदेश में। अजीत जोगी जी पहले मुख्यमंत्री बने तो स्वाभाविक है कि पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ थी, हम भी उनके साथ थे। और जहाँ तक भरोसे की बात है तो आप मेरा पॉलिटिकल करियर उठा के देख लीजिए कि मैं युवक कांग्रेस का महामंत्री इंचार्ज था, युवक कांग्रेस का राजधानी कार्यक्रम संयोजक था जब युवक कांग्रेस में था। उसके बाद मैं प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता बना, प्रदेश कांग्रेस का मुख्य प्रवक्ता मैं 10 साल था। आज तक मुख्य प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कोई नहीं था और इतने लंबे समय तक कोई नहीं था। पिछले 5 साल से मैं कांग्रेस का कम्युनिकेशन हेड हूँ। तो पार्टी के जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, जो प्रमुख दायित्व होता है उसमें कम्युनिकेशन हेड का होता है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भरोसा लोग नहीं करते? भरोसा करते हैं तब तो इतने लंबे समय तक जिम्मेदारियां दी हैं पार्टी ने। 2018 से 2023 सुशील जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, एक ऐसा फेज आया 2.5 साल वाला। मैं नहीं कहूँगा वो सच था या गलत था, वो आप जाने, लेकिन उस फेज पे एक लेटर वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि जो भी दिल्ली जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस समय शायद मीडिया विभाग शैलेश जी के पास था, शायद आपके पास नहीं था उस समय, लेकिन उस लेटर के वायरल होने के बाद शैलेश जी भी निपट गए, प्रदेश अध्यक्ष जो मोहन मरकाम थे वो भी निपट गए। कुछ रोशनी डालिए, क्या हुआ था उस समय? देखिए, ये सिर्फ मीडिया की कयास है। पार्टी विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार के निर्देश जारी करती है। तो उस समय बहुत सारे विधायक दिल्ली जा रहे थे तो तत्कालीन जो प्रभारी थे माननीय PL पूनिया जी, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी को निर्देशित किया कि कोई भी विधायक दिल्ली नहीं आए। तो स्वाभाविक है कि जो भी PCC अध्यक्ष रहेगा, कोई भी PCC अध्यक्ष रहेगा, वो प्रभारी के निर्देश का पालन करता। उन्होंने सारे विधायकों के लिए एक पत्र जारी किया कि कोई भी दिल्ली नहीं जाएगा। मोहन मरकाम जी के हस्ताक्षर से पत्र जारी हुआ था। अब जहाँ तक उसके कारण मोहन मरकाम जी निपट गए, मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ, क्योंकि मैं मीडिया विभाग में उस समय भले ही प्रमुख नहीं था लेकिन मुख्य प्रवक्ता था। तो सारे जो चीज़ें होती थी मेरी जानकारी में थी। तो मोहन मरकाम जी तो चुनाव के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, मतलब दिसंबर में चुनाव हुआ, अगस्त में 23 में अगस्त में माननीय दीपक बैज जी अध्यक्ष बने। तो ये बोलना तो 2.5 साल के बाद भी पूरा 2.5 साल उन्होंने पूरा किया ना। तो ये बोलना मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया की सिर्फ कवायद थी, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। शैलेश नितिन जी और आपने लगभग करियर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, 2-4 साल शायद साथ में शुरू किया था। शैलेश जी विधानसभा का चुनाव लड़ लिए, शैलेश जी को बड़े बड़े पद मिल गए। पिछली सरकार में शायद रेंट कंट्रोल कुछ मिला था आपको, बोर्ड मुझे जितना ध्यान है सदस्य थे शायद। क्या कारण था इसका कि उतना सीनियरिटी का फायदा या उतना लंबा समय गुजारने के बाद वो फायदा सुशील आनंद जी को नहीं मिल पाया? नहीं, देखिए, राजनीति में पार्टी अपने हर कार्यकर्ता का उपयोग करती है जिसकी जैसी क्षमता होती है। जहाँ तक शैलेश नितिन त्रिवेदी जी का सवाल है, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी मुझसे वरिष्ठ थे और जब मैं युवक कांग्रेस की राजनीति करता था तब वो प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता थे। और निश्चित तौर पर उनके साथ हमने लंबे समय तक हम लोग काम किए, 10 साल तक उनके साथ काम किए प्रवक्ता के रूप में, मुख्य प्रवक्ता के रूप में। अब किसको क्या मिला है तो भाग्य के ऊपर, नसीब के ऊपर निर्भर करता, लेकिन मुझे जो मिला और उन दायित्वों को आप सबके सहयोग से और पार्टी नेतृत्व के आशीर्वाद से मैं पूरा कर सका, कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। और तभी तो उम्र पड़ी है। पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। असम में सरकार नहीं है, दिक्कत नहीं। केरल ने जनादेश दिया कांग्रेस पार्टी को। केरल की जीत में कोई खुशी नहीं बांटी गई कांग्रेस भवन में, कोई मिठाई नहीं बटी। केरल समाज के साथ, केरला समाज के साथ कोई सेलिब्रेशन नहीं है। इसका क्या कारण? कि पश्चिम बंगाल की हार बड़ी थी, असम की हार बड़ी थी, तो केरल की खुशी क्यों मनाए हम? देखिए, ऐसा है कि हर जीत बड़ी होती है और हर हार भी अपने आप में दुखदायी होती है। निश्चित तौर पे हमें उम्मीद थी कि हम बेहतर करेंगे, असम में नहीं कर पाए। हम बेहतर करेंगे तमिलनाडु में, लेकिन तमिलनाडु में तो हम भारतीय जनता पार्टी से तो अच्छी पोजीशन में है। पश्चिम बंगाल में हम लोग पूरी तरीके से इस उम्मीद में थे कि वहाँ पे ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का झंडा लेके चल रही हैं।
तो केरल में जीत की पूरी पार्टी को खुशी थी। और आपको बता दूं कि हमारा रायपुर शहर का जो अध्यक्ष है वो केरल समाजम का बकायदा मिठाइयाँ बांटी गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कवर करने थोड़ा चूक गए। नहीं, ऐसा क्षमा चाहता हूँ, नहीं भिजवा पाया मिठाई। लेकिन सेलिब्रेशन बीजेपी ने बंगाल की जीत में पश्चिम बंगाल के लोगों, बंगाली समाज के साथ किया, तो शायद वही उम्मीद हम लोग को भी रही होगी केरला समाज के साथ एक बड़ा सेलिब्रेशन देखिए, होता। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, किस स्तर तक जाके करती है, हमको उससे मतलब नहीं। उनका अपना राजनीति करने का तरीका है। बीजेपी का कहना है कि भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ी आवाज करते हैं, इसलिए वो लोग नाराज हो जाएंगे, तो हम केरला समाज को क्यों पूछें, केवल छत्तीसगढ़ी लोग के सहारे ही राजनीति आगे भी कर रही है। एक चीज बताइए, छत्तीसगढ़ में रह के आप छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात करते हो, छत्तीसगढ़ के खान पान की बात करते हो, छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार की बात करते हो, तो इसमें गलत क्या है? भारतीय जनता पार्टी यदि छत्तीसगढ़ में रह के बिहार दिवस मनाती है और हम छत्तीसगढ़ में रह के छत्तीसगढ़िया संस्कृति की बात करते हैं, तो इसमें गलत क्या है भाई? ये भारतीय जनता पार्टी का अपना सोचने का तरीका है। बाबा बार बार घूम पलट के एक बयान आता है बाबा का, मैं भी तैयार हूं प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए। दीपक बैज ठीक से काम नहीं कर रहे हैं क्या? अभी तो मुझे ऐसा लगता है कार्यकाल बाकी है अभी। देखिए, बाबा ने ये कहा है क्या कि दीपक बैज जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? दीपक बैज जी बेहतरीन काम कर रहे हैं। अभी माननीय सचिन पायलट जी आए थे, बकायदा आप लोगों ने चर्चा में कहा कि छत्तीसगढ़ की पीसीसी आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुकाबला कर रही है। अब बाबा बहुत वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के अनेक दायित्वों को उन्होंने निर्वहन किया है। अब प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, उनकी अपनी इच्छा है, उन्होंने जाहिर किया है। और दूसरी बात, वो बड़े ही सहज और सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने, किसी ने आप लोगों ने पूछा था तो उन्होंने बोला हाँ दायित्व मिलेगा, निर्वहन करूंगा। तो इच्छा अपनी व्यक्त करना कहीं से गलत नहीं है, लेकिन देखिए इच्छा पूरी होगी नहीं होगी ये तो अलग इच्छा तो सुशील जी उनकी सीएम बनने की भी थी 2.5 साल बाद, कहाँ पूरी हो पाई? नहीं, अब लेकिन उसको लग रहा है कि भाई प्रदेश अध्यक्ष जो रहता है वो स्वाभाविक रूप से दारोमदार उसकी के ऊपर रहता है बड़ा, कि भाई वो सरकार बनेगी तो वो, भाई बघेल साहब भी पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, सीएम बने। आप उनके पहले देख लीजिए, रमन सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष थे, सीएम बने। इस तरह विष्णुदेव भी कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष थे, सीएम बने। अरे भैया, लेकिन एक चीज बताऊं, मिठाइयाँ तो बटी थी अरुण साव जी के यहाँ, सारा का सारा कारकेट उनके यहाँ भेज दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय। 1 साल पहले 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के दिन उनको हटाया गया था और उसके बाद में 1 साल बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये सब नसीब का खेल है। ऐसा बोलना कि जो अध्यक्ष रहता है वही मुख्यमंत्री बनता है और बाकी दूसरे को अवसर नहीं मिलता है, ये तो राजनीति में देखिए कब किसका कब भाग्य पलट जाए इसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। और ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ तो निर्धारित करती हैं पार्टी आला कमान। तो ये मान लिया जाए कि भूपेश बघेल अभी भी नहीं चाहते कि सिंहदेव साहब प्रदेश अध्यक्ष बने। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन वो चाह जाएंगे तो सिंहदेव साहब भी प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे। अभी लग रहा है चलो दीपक को चलने दो, कम से कम दीपक अपने दारोमदारी तो नहीं कर सकता कि भाई अगला मैं सीएम बनूंगा, लेकिन बाबा अगर बनते हैं तो दिक्कत हो सकती है, ऐसा तो नहीं? देखिए, ऐसा है कि ये सब आप लोगों के ख्याली पुलाव हैं। अब भूपेश बघेल जी क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते मैं कैसे बता सकता हूँ? बहुत बड़े नेता हैं और हम सबके आदर्श हैं। टी.एस. सिंहदेव जी क्या चाहते हैं? बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। दीपक बैज जी, अभी आपने बोला ना कि जो प्रदेश अध्यक्ष होता है दावेदार होता है, अभी आप सीधे से दीपक बैज जी की दावेदारी खारिज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो लेकिन अगस्त तक ही है ना कार्यकाल उनका, तो बैज साहब का। अभी तो पार्टी नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष का एक लेटर आया कि कार्यकारी अध्यक्ष बना दी गई संगीता जी। छन्नी जी के लिए भी सब लगे पड़े थे, मैंने सुना है कि प्रदेश अध्यक्ष सिंहदेव साहब सब लगे पड़े थे, फिर भी बघेल साहब ने अपना सिक्का जमवा दिया। तो आपको लगता है कि सिक्का जो जमा हुआ है वो बघेल साहब जो है वो सिंहदेव साहब के लिए भी, वो मुझे तो नहीं लगता कि कभी भी वो चाहेंगे कि सिंहदेव साहब प्रदेश अध्यक्ष बने। अब इसका बेहतर जवाब तो बघेल जी ही बता सकेंगे। बघेल जी को जितना मैं समझाऊं, कभी भी वो काटने वाली राजनीति में भरोसा नहीं करते, दूसरे की लाइन मिटाना। भूपेश बघेल जी इस लाइन में कभी नहीं चलते हैं। भूपेश बघेल जी आक्रामक राजनेता हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो दिल के साफ है, उनके अंदर में कटुता नहीं है और यही कारण है कि हम लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं। क्या कारण है ये विपरीत ध्रुव आपस में मिल रहे हैं? अमरजीत भगत
जो कभी बाबा को देखना पसंद नहीं करते थे, इतने क्लैशेस दोनों के बीच में, अब वो बोल रहे हैं बाबा बन जाए तो दिक्कत नहीं। ये राजनीति में तो ये बात तो तय है, कोई किसी का हमेशा के लिए दोस्त नहीं होता और कभी कोई हमेशा किसी के लिए दुश्मन नहीं होता। देखिए परिस्थितियां बदलती हैं। देखिए विपरीत ध्रुव, आप लोग जब अपना समीकरण बनाते हैं या आप लोग जब अपना डिस्पैच लिखते हैं तो अपनी सुविधा के हिसाब से इसको उसका उसका विपरीत ध्रुव बनाते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही सरगुजा के बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं और दोनों कांग्रेस पार्टी के बहुत ही कट्टर सिपाही हैं। तो ये कभी एक दूसरे के विरोधी रहे हैं नहीं रहे हैं, इस टाइप की बातें ये सब मीडिया की कवायद है। दोनों ही कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, दोनों का पार्टी में बेहतर उपयोग हो रहा है। वो एक पूर्व मंत्री थे, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। तो ये सारी बातें मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मीडिया की उपज है। कांग्रेस पार्टी सड़क पर नहीं दिख रही है सुशील जी, क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं बैद साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिजली बिल की समस्या है जनता की, महतारी वंदन को लेकर 50 तरह की दिक्कतें हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रोज हम देख रहे हैं क्या हो रहा है शहर में, उसके बाद भी क्यों ऐसा? पब्लिक ही कुछ सामने आएगी, जैसे 18 में सरकार बना के दी थी वैसा कुछ होगा कि कांग्रेस पार्टी पब्लिक के साथ, जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर विपक्ष का धर्म निभाएगी, या मान ले कि नहीं भाई साय साहब अच्छा काम कर रहे हैं, हमको क्या लेना देना? क्या होता है कि जैसे एक भैंस है, उसके सामने आप बीन बजाइए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस सरकार के खिलाफ कौन बोल दिया कि कांग्रेस पार्टी सड़क पे नहीं है? अभी एक महीना पहले हमने शानदार तरीके से विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया। अभी कल ही कांग्रेस पार्टी ने सीएम हाउस घेराव का कार्यक्रम किया, हमारी छात्र विंग ने। इसके पहले लगातार हम हर जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा कोई हफ्ता नहीं है जहाँ पे हम लोग बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं को लेके, महिलाओं के मुद्दों को लेके, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर हम सड़क पे ना उतर रहे हैं। हर जगह हम आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इस सरकार इतनी तानाशाह हो गई है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष को जो जिस प्रकार से हो, तो आप जैसे कुछ सुधी पत्रकार हैं, हम दिख रहे हैं, नहीं तो इनकी स्थिति क्या है? अभी परसों ही जो जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की गई सरकारी दफ्तर में बैठ के, किसी से छुपा हुआ थोड़ी है। तो कांग्रेस पार्टी आक्रामक तरीके से बातें रख रही है, जनता में सारी चीज़ें आ रही है। हम लोगों के लिए बिजली बिल के मुद्दे को उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठा रहे हैं, हम लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहे हैं, हम युवाओं के मुद्दे को उठा रहे हैं, हम महिला अत्याचार के मुद्दे को उठा रहे हैं। हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी आक्रामक तरीके से काम कर रही है और हर नेता इस मामले को लेके अपने अपने क्षेत्र में जहां जिसको जिम्मेदारी दी जा रही है उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। और आप देखिएगा, चूंकि अभी मिड समय चल रहा, मिड टाइम, अभी सरकार के खिलाफ में चीज़ें उभर के सामने नहीं आ रही है। अब 6 महीने बाद देखिएगा सरकार के खिलाफ किस प्रकार का आक्रोश है सरकों पे दिखने लगेगा आपको। 6 महीने और इंतजार कर लीजिए। 18 से 23 के बीच जब सरकार थी तब आप मीडिया विभाग की जवाबदारी आपके पास आ गई थी 22 के आसपास, 21 के लास्ट में आ गई थी शायद। शराब घोटाला हुआ, पीएससी घोटाला हुआ, तरह तरह के आरोप सरकार के ऊपर लगे। तो क्या ये माना जाए कि उन सब से मीडिया विभाग ठीक तरीके से ब्रीफ नहीं कर पाया? जिम्मेदारी लेंगे आप? क्योंकि वो एक आम मानस के दिमाग में बात आ गई थी, हाँ भाई घोटाला हुआ है, हाँ भाई युवाओं के साथ अत्याचार हुआ है, हाँ भाई पीएससी में घपला हुआ है। क्या मीडिया विभाग सही तरीके से उस बात को नहीं रख पाया सामने? देखिए, मीडिया विभाग उस समय तो सरकार थी, पूरा का पूरा जनसंपर्क भी था सरकार की इमेज ब्रांडिंग के लिए। अब देखिए कि हमारी सरकार के खिलाफ जो आरोप लगाए गए, 3,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाले का आरोप लगाया गया। आज तक पहले ईडी ने जांच किया, ईडी कुछ नहीं कर पाई। उसी मामले में, उसी एफआईआर में ईओडब्ल्यू जांच की, क्या हासिल हुआ? उसके बाद महादेव ऐप के मामले में प्रधानमंत्री आके बड़ी बड़ी बात करके गए। महादेव ऐप आज भी चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। आज भी आप अपना मोबाइल उठाइए और आप देखिए इंस्टाग्राम में और फेसबुक में महादेव बुक का एडवर्टाइज चल रहा है। कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एजेंसियों को लगा के किया था। सीबीआई को सामने रखा उन्होंने, ईडी को सामने रखा, आईटी को सामने रखा। कांग्रेस से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण लोग थे उनके यहाँ छापेमारी की जाती थी, कुछ भी हासिल नहीं होता था। हमारे ऐसे पदाधिकारियों के यहाँ छापेमारी की गई जिनके यहाँ तो उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एक जन के यहाँ तो उनके बेटे की शादी के लिफाफे के पैसे तक को उन्होंने खोल के उसको जब्ती बनाया था। मतलब इस स्तर तक सिर्फ उनको एक मैसेज देना था। पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ
जब छापेमारी करने गए तो घर में उनके मिला 30 लाख रुपए। 150 एकड़ की पुश्तैनी जमीन के किसान के यहाँ 30 लाख रुपए मिल रहा है, और उस 30 लाख को गिनने के लिए अभी हम और आप मिल के बैठेंगे तो 15 मिनट में 30 लाख गिन देंगे। बड़ी बड़ी 4 मशीनें लगे। मतलब मीडिया में एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि कांग्रेस पार्टी के पास में अकूत काला धन है। तो ये सारी चीज़ें जो एक प्रकार से ईडी, सीबीआई, आईटी लगा के, और जिस प्रकार से शराबबंदी की प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बात कर रहे थे शराबबंदी के बारे में, आज भी देखिए गली कूचे में शराब बिक रही है ना, उस समय आपने बड़ी बड़ी आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए। तो इसमें ये बोलना कि मीडिया डिपार्टमेंट उसको डिफेंड नहीं कर पाया, मैं समझता हूँ कि गलत है। वो पूरी तरीके से एक सामूहिक दुष्प्रचार करने की कोशिश की गई। मतलब ईडी छापेमारी करती है, ईडी के पास क्या क्या मिलेगा मैं अभी भी प्रूफ दे सकता हूँ कि ईडी के पास क्या क्या मिलने वाला है। एक दिन पहले डॉक्टर रमन सिंह जी का प्रेस नोट जारी हो जाता है। उस समय विपक्ष के नेता थे, मतलब विपक्ष के विधायक थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका प्रेस नोट छपता है, अखबार में छपता है, महत्वपूर्ण अखबार में 5 कॉलम का छपता है, और सेम वही चीज़ें दूसरे दिन जब ईडी का प्रेस नोट तीसरे दिन जारी होता है, सारी चीज़ें वही आती हैं। मतलब ईडी क्या बताएगी इसको 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता बता देते थे। तो इस प्रकार का सामूहिक षड्यंत्र तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ किया गया था, जो आज तक किया जा रहा है। पायलट साहब को क्या उनके कद के हिसाब से राज्य नहीं मिला? पीएल पुनिया लंबा समय यहाँ बिताते थे सुशील जी, उस समय भी कांग्रेस थी, एक एक आदमी को मैन टू मैन वो जानते थे। कब आते हैं पायलट साहब, कब चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता, ना हम लोग से मिलवाते आप कभी उनसे? मुझे ऐसा लगता है कि पायलट साहब जब भी आते हैं बाकायदा मीडिया से बात करते हैं, और आपके जो भी कांग्रेस ब्रिड देखते हैं वो सारे के सारे उस समय उपलब्ध रहते हैं। पायलट साहब अब की बार आए थे तो पायलट साहब मीडिया से 3 बार बात किए थे। भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रभारी एक दिन में 3 बार बात नहीं किए होंगे। पायलट साहब जब एयरपोर्ट में आए रात को 9 बजे उन्होंने मीडिया से बात किया। राजीव भवन में जब वो विधायक दल की बैठक लेके निकले तब उन्होंने मीडिया से बात किया। उसके बाद जब वो जिला अध्यक्षों की बैठक करके निकले तब उन्होंने मीडिया से बात किया, और ब्लॉक अध्यक्षों की बात जब जा रहे थे तभी 3 नहीं 4 बार बात किया। यह बोलना कि आप लोगों से नहीं मिलते, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक, हाँ मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि व्यक्तिगत इंटरव्यू देने का समय नहीं मिला, इसलिए आदरणीय आदित्य नामदेव जी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। मैं कोशिश करूँगा, मैं उनसे विनम्र आग्रह करूँगा अगली बार वो आपको समय दें। और जहाँ तक पुनिया जी और पायलट जी के बीच समझ, देखिए पायलट जी, इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि कांग्रेस के बहुत ही बड़े नेताओं में एक हैं। उनका अपना एक कद है और उनकी बड़ी उपयोगिता राजस्थान में है, वहाँ समय देते हैं। देश में अनेक जगह उनका उपयोग पार्टी करते रहती है, और छत्तीसगढ़ में भी वो अमूमन एक प्रभारी को जितना आना चाहिए, महीने में 1 बार या 2 बार तो आते ही हैं, उससे ज़्यादा प्रभारी की जरूरत नहीं पड़ती है। राधिका खेड़ा वाला क्या विषय है सुशील जी? शराब का, होटल में बुलाने का, चुनाव के समय ऐसा लग रहा था कि राधिका खेड़ा वर्सेस सुशील आनंद, चुनाव बीजेपी कांग्रेस ने ये हो गया था। चुनाव खत्म हुआ, सरकार बदली, सब ठंडा, एफआईआर तो नहीं हुई आपके खिलाफ? देखिए ऐसा है कि वो हमारी बहन को भारतीय जनता पार्टी में जाना था। अब वो जाते जाते पता नहीं क्यों अपने भाई को बदनाम करने की उन्होंने कोशिश किया। मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा। राधिका खेड़ा ने मुझे चरित्र का प्रमाण पत्र दिया था आदित्य ने अपने जी। राधिका खेड़ा जी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गई थी, और भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में भी सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी। राधिका खेड़ा जी विद्वान महिला हैं, वो मीडिया में टीवी डिबेट में दिखती हैं, अभी भी भाजपा की तरफ से दिखती हैं, पहले हमारे तरफ से दिखती थी, और उनके अंदर में राजनीति की समझ भी है। राधिका खेड़ा सारे आरोप लगाई, मेरे साथ कांग्रेस भवन में बदतमीजी की गई, बकायदा जबकि बदतमीजी कुछ नहीं हुई थी, वो बकायदा मोबाइल रख के मुझसे बात की थी। राधिका खेड़ा ने ये साहस नहीं दिखाया कि सुशील आनंद शुक्ला ने उनके साथ में किसी भी प्रकार की बदसलूकी की थी, यह बोलने का साहस नहीं दिखाया। राधिका खेड़ा ने मेरे चरित्र के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश नहीं की कभी। राधिका खेड़ा राजीव भवन से आधा किलोमीटर भी नहीं है थाना, इसलिए तो थाने नहीं गई, मुख्यमंत्री से मिलने गई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने गई। मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे चरित्र का प्रमाण पत्र दिया। मेरे चरित्र में उंगली उठाने की साहस नहीं दिखा पाई हो, उन्होंने मुझे प्रमाण पत्र दिया था। आदित्य नामदेव जी, मैं 3 पुत्रियों का पिता हूँ, और मेरे घर में ऐसे संस्कार नहीं कि मैं किसी महिला के साथ बदतमीजी करूँ।
मेरी पुत्रियां बड़ी हो चुकी है, मेरी पुत्री एक बहुत बड़े दायित्व का निर्वहन कर रही है, मेरी दूसरी बेटी LLB कर रही है, मेरा बेटा MBA कर चुका है। तो इस प्रकार के आरोप कम से कम मेरे ऊपर लगाए जाएंगे तो लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। मैं बचपने से लोग मुझे जानते हैं, मैं NSUI की राजनीति से छात्र जीवन में हूँ। तो इस प्रकार को कोई कहीं से आके मेरे ऊपर आरोप लगा देगा, लोगों ने नहीं माना। आरोप लगाने की कोशिश की गई, पूरा जनसंपर्क उनके साथ था, पूरी मीडिया उनके साथ थी, लेकिन मेरे ऊपर आरोप लगाने में कामयाब नहीं हुए। बोलते रहे, लोगों ने सुना, इस कान से उस कान से निकाल दिया। मीडिया अब ट्रेडिशनल नहीं रहा, मीडिया अलग अलग दायित्व अब निभा रहा है, काफी अलग अलग चीजें हो गई हैं। व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस पार्टी में काफी दूरी नजर रही है मीडिया की। आखिरी बार मीडिया के लोग, चेयरमैन मीडिया PCC या कांग्रेस मीडिया विभाग के लोग मीडिया कर दिए कि बंद कर दिए? ऐसा तो नहीं लग रहा घर बैठे सरकार बन जाएगी 2028 में, किसी की क्या जरूरत? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग तो दफ्तर खोल के रखे हैं, आप लोग आते हैं। अभी अलग बात है कि कुछ लोग जो बड़े दायित्व में हैं, जो स्टेट चीफ हैं या ब्यूरो चीफ हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है। बाकी सारे मीडिया के साथी मैं सवेरे 11 बजे से रात को 9 बजे तक बैठ के आप लोगों की। आप नहीं दर्शन देते हैं आजकल, सुना है मैंने, पहले दर्शन देते थे मीडिया विभाग में, सब जगह जाते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो ऐसा कुछ होता तो आपके पास थोड़ी बैठे रहता। पत्रकार नाम नहीं लूंगा, सत्ता आती है, सत्ता के साथ जुड़ते हैं, बड़े पद पे चले जाते हैं, सत्ता जाती है और पार्टी को अलविदा कह देते हैं। हालांकि जब नियुक्ति हो रही थी तो मैंने सुना आपने विरोध किया था कि योगदान क्या है, आज वो पार्टी में नहीं है आपके साथ। देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, समय के साथ लोग क्यों नहीं। देखिए, इसमें किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, किसी भी उसका। कुछ लोग अपने हिसाब से जिनको जब जो अच्छा लगता है वो करते हैं। और राजनीतिक दल तो विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी तो बहुत ज़्यादा प्रजातांत्रिक है। यहाँ लोग आते हैं, चले जाते हैं, जो आ गए उनका वेलकम, चले गए भीड़ कम, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोगों ने कभी इस हिसाब से नहीं, और कोई पत्रकार ही नहीं, बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों के लोग विभिन्न अवसर पार्टी में आते हैं, जाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी का अपना एक निष्ठावान कैडर है, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, 17 लाख से अधिक सदस्य हैं, और निरंतर जो पार्टी की मजबूती के लिए, जनता की सेवा करने के लिए काम कर रहे हैं। अचानक से मीडिया के जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी, उनको मीडिया से बात करने के लिए मना कर दिया गया, ये क्या कारण है भाई? पार्टी लाइन तो वही बता पाएंगे, वो बेहतर बता पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है विधायक से बेहतर बाइट एक मीडिया को जानने वाला आदमी दे सकता है। अचानक नहीं, कभी मना किसी को नहीं किया गया है। आज भी आपके यहाँ डिबेट होता है, हमारे प्रवक्ता आते हैं। बाइट के लिए मना कर दिया? नहीं, उसका कारण बाइट के लिए किसी को मना नहीं किया गया है। उसमें ऐसा है कि पार्टी ने एक गाइडलाइन तय की। मुझे ऐसा लगता है कि सभी राजनीतिक दलों में होता है कि यदि मान लो किसी विषय में कोई बात करना है, कौन करेगा, तो उस बात को रखना है तो ये तय किया जाए कि क्या बोलना है। तो कम से कम ये बात की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष को, जैसे मान लो मैं मीडिया का चेयरमैन हूँ, आपने मुझसे कुछ सवाल किया, मुझे ऐसा लगता है कि सवाल में पार्टी की लाइन क्लियर होना चाहिए, तो मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात करता हूँ। कई बार स्थिति ये बनती है कि प्रदेश अध्यक्ष जी प्रभारी से बात करते हैं, तो किसी को रोक नहीं लगाई गई। ये कहा गया है कि आप यदि किसी विषय में यदि पार्टी का पक्ष रख रहे हैं तो कम से कम इस बात की जानकारी मीडिया डिपार्टमेंट के हेड को, यानी कि मुझे दे दी जाए। फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे समझ के बाहर की चीज़ें तो मैं अध्यक्ष जी से बात करूँगा। तो एक सिस्टम है, और सिस्टम खाली कांग्रेस पार्टी में नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर पार्टी में ये सिस्टम रहता है। कोई नहीं। कई लोग कहते हैं कि विकास तिवारी से व्यक्तिगत खुन्नस है आपको, क्या कारण है इसका? बोले निपटा दिया सुशील आनंद जी ने मुझे। मैं इसमें कोई जवाब नहीं दूंगा। उन्होंने जो किया था और उसका सारी चीज़ें अपने आप में स्पष्ट हैं। आखिरी सवाल सुशील जी की, अब मेन विपक्ष को सामने आने का समय है, 2.5 साल का समय हो चुका है। मेन अब 2.5 साल का समय है, वो 2.5 साल जो कहा जाता है शुरू में सरकार के चलो हनीमून पीरियड है, 2-2.5 साल आपको टोकना नहीं चाहिए, काम कर देना चाहिए, लेकिन अब 2.5 साल वो समय है जब विपक्ष को सड़क पर आना है, विपक्ष को जनता को साथ में लेके चलना है। बहुत सारी तकलीफें हैं, मैंने फिर कहा बिजली बिल का बड़ा प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा इशू है, सरगुजा में जंगल कट रहे हैं वो एक बड़ा इशू है। क्या उम्मीद करें कांग्रेस पार्टी से? क्योंकि निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस ही जनता की उम्मीद की किरण है, और हम अपने दायित्व को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। हमें पता है कि हमें जनता के लिए लड़ाई लड़नी है। विशेष तौर पे आप देखिए, कोई सरकार 2.5 साल के
अल्पकाल काल में अलोकप्रिय हो सकती है तो छत्तीसगढ़ की सरकार। उसका कारण है जैसा आप बोल रहे हैं, सरगुजा में जंगल कट रहा है, तमनार में जंगल कट रहा है, 6 जिले ऐसे हैं जहाँ पे अफीम की खुलेआम खेती होती है। पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे एसपी कलेक्टर कार्यालय जला दिए जाते हैं। राजधानी रायपुर में सरेआम गोली चलती है, 2 लोगों की हत्या हो जाती है, उसी दिन बम पकड़ाता है। और बम पकड़ाने के बाद आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस का रिश्तेदार है। भैया, कांग्रेस के साथ साथ तो भाजपा के भी नेता का रिश्तेदार है, जिसको डॉक्टर रमन सिंह के साथ बड़ी बड़ी फोटो छपती है, भाजपा के पार्षद का बहनोई है। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी को समझती है और हम बेहतर ढंग से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और आगे आप देखिएगा और ज़्यादा जनता की लड़ाई आक्रामक तरीके से सड़कों पे दिखेगी। एक और बात फिर मैं क्लोज करूंगा। जब भी कोई बात आती है, कोई घटना होती है, आजकल एक रटा रटाया बयान आ रहा है सरकार का, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। बहुत जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूं, सरकार जिसकी है निश्चित तौर पर जवाब उसको देना चाहिए। हर बात में इसके पीछे कांग्रेस के लोग हैं, इसमें कांग्रेस की जिम्मेदारी है, इसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे होगी। क्या अब ये शोभा देता है किसी भी सरकार को 2.5 साल बाद भी हम वही रटा रटाया एक बयान? चीज़ बताइए, 70 साल बाद जब केंद्र सरकार की विफलता के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू दोषी हो सकते हैं, तो 2.5 साल बाद डॉक्टर विष्णुदेव साय की विफलता के लिए भूपेश बघेल जी दोषी कैसे नहीं हो सकते हैं? भैया, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये अपनी विफलता को दूसरे के ऊपर डालते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि जो महिला अधिकारियों की पोस्टिंग होती है उसका श्रेय भी खुद लेते हैं। एक चीज़ बताइए कि जो महिला अधिकारी यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईएएस बनी है, उनको कहीं ना कहीं तो दायित्व मिलेगा ना। या पिछली सरकार में घर बैठा दी गई थी, वो सारी की सारी सिर्फ तनख्वाह दे दी थी, उनको किसी कहीं सचिव नहीं बनाया गया था, अवर सचिव नहीं बनाया गया था, कलेक्टर नहीं बनाया गया था, या किसी विभाग का कोई और डायरेक्टर नहीं बनाया गया था, एमडी नहीं बनाया गया, तो सबके सब घर बैठाई गई थी क्या? बड़ी बेशर्मीपूर्वक महिला अधिकारियों की नियुक्ति तक का ये श्रेय लेते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब, इनसे कुछ भी सही करने की उम्मीद की जाना बेमानी हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना सुशीलानंद जी को, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। देखिए, मेरा डेडिकेशन किसी नेता के प्रति है तो है, राजनीति है भाई, कोई ना कोई गॉडफादर हर किसी का होता है, कोई ना कोई प्रेरणा भी हर किसी की होती है। आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो मेरे पीछे भी कोई ना कोई प्रेरणा रही होगी जो यहाँ तक पहुंचा हूं। सुशीलानंद जी के पीछे भी भूपेश बघेल को अगर वो मानते हैं कि उनके साथ उन्होंने जीवन बिताया, उनके साथ लंबा समय लिया और बहुत कुछ सीखने को मिला, तो फिर गलत क्या है? खरी बात में इतना ही। अगली बार फिर किसी शख्सियत, फिर किसी नेता से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।